हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग बीपीएससी द्वारा पूछे गए मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कर रहे थे। इसके पहले के वीडियो हम इसके 150 प्रश्नों को कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो हम इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी द हिंदू किसकी पत्रिका? तो आपका जी सुब्रमण्यम अय्यर की। बाल गंगाधर तिलक की कौन सी है? आपका केसरी। बंगाली किसकी है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी की। और गंगा प्रसाद वर्मा की कौन सा? आपका हिंदुस्तानी। और गोपाल कृष्ण गोखले की कौन सा? तो सुधारक है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, किसने कहा? तो सभी को पता होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने यह कहा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था, में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। तिलक राजनैतिक उग्रवाद तथा आक्रामक राष्ट्रवाद में विश्वास करते थे। इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हुई तथा तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ और यह समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से प्रसिद्ध है। पूछा जाता है लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो ये आपका 1916 में हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था? वही प्रश्न है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? इंपॉर्टेंट है। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैडम बीकाजी रुस्तम कामा को। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, बीपीएससी 2016 में प्रश्न बना है ये। मैडम कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था। उनके माता पिता पारसी थे। सोराबजी प्रेमजी पटेल उनके पिता थे। उनका विवाह रुस्तम के आर कामा से हुआ जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में सेवा की। बाद में वे कुछ देशभक्त विद्यार्थियों एवं यूरोपियन बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गई। ये 22 अगस्त 1907, ये डेट ध्यान रखिएगा, 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में उन्होंने भारतीय स्वाधीनता का झंडा सर्वप्रथम लहराया था। ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है ये। यहाँ फहराया गया यह झंडा कलकत्ता झंडे का परिवर्तित रूप था। इन्हें भारतीय क्रांति की माँ यानी मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरी कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इन 1907 ये डेट ध्यान रखिएगा आप लोग। सन इस समय जो है इन्होंने जर्मनी में ध्वज फहराया था। अला मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ट जर्मनी में 1907 में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। वही प्रश्न फिर है, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ? तो आपका स्टुटगार्ट जर्मनी में। ये कॉमन प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। 1905 में इन्होंने इंडिया हाउस की भी स्थापना की। यहाँ से एक समाचार पत्र सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया था। लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्याम जी वहां से पेरिस और अंततः जिनेवा चले गए थे। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। इंडिया हाउस की स्थापना इन्होंने की थी। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टिक लगाइए इस पे। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन? ऑप्शन बी, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए,
ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905, कहीं कहीं पे आपका 19 जुलाई भी मिलेगा, को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। पूछा जाए तो 20 जुलाई को घोषणा हुई थी और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के बाद से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। देखिए घोषणा कब हुई थी तो 20 जुलाई 1905 को हुई थी और जो है ये लागू कब हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में। और बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई थी 7 अगस्त 1905 को इसकी घोषणा हुई थी। बंगाल विभाजन किस समय में हुआ था तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। अगला प्रश्न, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ। देखिए ये रद्द पूछ रहा है तो ये आपका 1911 में रद्द हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया, जिसे आप दिल्ली दरबार के नाम से जानते हैं। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाई जाने की घोषणा की गई। सभी को पता होगा ये घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया था। असम को एक नया प्रांत बनाया गया था, जैसा कि उसकी स्थिति 1874 में थी तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। ठीक है, ये पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। 1911 में जो दिल्ली दरबार हुआ था इसमें इसको रद्द किया गया था और दिल्ली को राजधानी बनाए जाने की घोषणा की गई थी। अगला कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था, स्वराज प्रस्ताव जो पारित किया था 1905 में, उसका उद्देश्य पूछ रहा है। ऑप्शन बी स्वशासन सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कांग्रेस ने स्वराज संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा की एवं 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव के साथ ही स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल देखते हैं। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन का एक प्रमुख कारण नरमपंथियों का अपने रणनीतियों, उद्देश्यों और आम जनता को अपने साथ बनाए रखने में सफल होना था। नरमपंथियों ने आम जनता के बीच काम नहीं किया। नरमपंथी राजनीतिक घटनाक्रमों के अनुरूप अपनी रणनीति में फेरबदल नहीं कर पाते थे। वे यह महसूस नहीं कर सके कि उनकी उपलब्धियों ने ही उनकी राजनीति को अव्यवहारिक बना दिया। नरमपंथी और गर्मपंथी की सोच और अनुमान पारस्परिक मतभेद के दृष्टिकोण और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से दोनों ही गलत थे। नरमपंथी यह समझ नहीं पाए कि सरकार गर्मपंथियों के भय के कारण ही उनसे बातचीत कर रही है और गर्मपंथी यह नहीं समझ पाए कि उनके संघर्ष में नरमपंथी उनके लिए कवच का काम कर सकते हैं। फलस्वरूप 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। आप सभी को पता है 1907 में जो है कांग्रेस का विभाजन हुआ था। ठीक है, गरम दल और नरम दल में। आगे बढ़ते हैं। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने कहा था? तो आपका W हंटर ने कहा था। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। ये किसने कहा था? तो W हंटर ने कहा था। देखिए 2016 में प्रश्न बना है ये। अगला प्रश्न है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो ऑप्शन बी 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1934 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। संस्थापक कौन थे इसके? सचेंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आजाद जो है इसके संस्थापक थे। इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। देखिए बंगाल विभाजन की घोषणा ये 2017 का प्रश्न है। देखिए इसमें 19 जुलाई दिया है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, किसने किया था? कर्जन ने किया था।
अगला प्रश्न है, करजन वाली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? तो करजन वाली की हत्या के आरोप में किससे मृत्युदंड? तो मदन लाल ढींगरा को दिया गया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। करजन वाली की हत्या 1 जुलाई 1909 को लंदन में मदन लाल ढींगरा ने गोली मारकर कर दिया था। वाली भारत मंत्री के एक बॉडीगार्ड के रूप में नियुक्त थे। 17 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को फांसी की सजा दी गई। कब? 17 अगस्त 1909 को। आगे बढ़ते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह भारत सरकार अधिनियम जो 1919 में आया था उसका आधार बनी थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। डिटेल लिखते हैं। तत्कालीन भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में पहली बार द्वैत शासन लागू किया गया था। पूछा जाता है प्रांतों में द्वैत शासन किस अधिनियम? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा इसे लागू किया गया था। अगर पूछा जाए केंद्र में द्वैत शासन, तो केंद्र में द्वैत शासन 1935 में जो अधिनियम आया था उसके द्वारा किया गया था। ठीक है। अगर पूछा जाए बंगाल में द्वैत शासन, तो लॉर्ड क्लाइव ने 1765 में। आगे बढ़ते हैं। न्यू लैब्स फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला जो 1893 से 94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की थी। तो किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों के कारण एवं कांग्रेस की साम्राज्यवादी शक्तियों के समक्ष ढुलमुल रवैया अपनाने के कारण अरविंद घोष ने अपने लेख न्यू लैब्स फॉर ओल्ड में कांग्रेस की आलोचना की थी। आगे बढ़ते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? इंपॉर्टेंट है ये। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किनको दिया गया था? ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान को फांसी दी गई थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। डिटेल देखते हैं। अक्टूबर 1924 में सचेंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आजाद के ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इसके बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं। इस संस्था द्वारा ध्यान रखिएगा 9 अगस्त 1925, ये डेट ध्यान रखिएगा, 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस घटना में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई, जबकि चंद्रशेखर आजाद इसमें फरार हो गए थे। इन चारों को फांसी हुई, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में एक थे। देखिए ये आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन है, तो ये आपका भगत सिंह इसमें थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बारे में हम डिटेल देखते हैं। काकोरी कांड के बाद पुलिस द्वारा चलाए गए दमन चक्र के फलस्वरूप हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA का अस्तित्व कुछ समय के लिए समाप्त हुआ। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1924 में हुई थी। किंतु बाद में विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा तथा सुखदेव ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में HRA को पुनः संगठित करने का कार्य शुरू किया। सितंबर 1928 ईस्वी में फिरोज शाह कोटला मैदान जो दिल्ली में है, चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई, जिसमें आपका HRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया। इसकी स्थापना कब? 1928 में। ठीक। अल्लाह निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। ये किसने कहा था? तो आपका बिस्मिल ने कहा था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। उपयुक्त गजल की पंक्तियां शायर बिस्मिल अजीमाबादी की थी। बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था, जो वर्ष 1901 में पटना से 30 किलोमीटर दूर हरदास बिनाहा गांव में पैदा हुए थे। यह गजल उर्दू में लिखी गई थी। वर्ष 1922 में काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सभा में यह छपी थी। ठीक है, 1922 में यह छपी थी। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध गीतकार गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना के रचयिता इसके कौन है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी होगा। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल जो है इसके क्या है? रचयिता है। आगे बढ़ते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद की रचना प्रसिद्ध कवि मोहम्मद इकबाल ने की थी।
किंतु पहली बार इसे नारे के रूप में प्रयोग भगत सिंह ने किया था और इन्होंने इस नारे को चर्चित बनाया था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? इंपॉर्टेंट है, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1931 को। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंके। दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। बाद में HSRA के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। वर्ष 1930 में लाहौर षड्यंत्र कांड का निर्णय आया, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी दी गई। उनकी फांसी के समाचार से संपूर्ण देश मृत्यु सदृश उदासी में डूब गया था। ये ध्यान रखिएगा, 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी, इसलिए इस दिन को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के साथ भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो उस समय उम्र इनकी 21 साल से थोड़ा ज्यादा थी। देखिए 21 साल भी दिया है, 25 साल भी दिया है और ये ऑप्शन बी इसका लेकिन सही हो जाएगा। देखिए बीपीएससी 2018 में प्रश्न बना है ये। भगत सिंह भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे। उनका जन्म सितंबर 1907 में हुआ था। भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल, डेट ध्यान रखिएगा, 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। इस प्रकार केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र जो है 21 वर्ष से क्या थोड़ा ज्यादा थी। अगला प्रश्न है, अनुशीलन समिति थी। तो ये आपका अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। बंगाल में कुल 19 समितियों के होने के प्रमाण मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने? तो आपका सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिटगांव, आप इंपॉर्टेंट इसको ध्यान रखिएगा, चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसके द्वारा? ऑप्शन ए, सूर्यसेन के द्वारा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चटगांव शस्त्रागार ढाबे को मास्टर दा, जिन्हें कहा जाता है, इन्हें सूरसेन को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूरसेन ने आयोजित किया था। सूरसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी यानी IRA की स्थापना की थी। इसके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीति लता वाडेकर, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त तथा टेगरा बल प्रमुख थे। 18 अप्रैल 1930 को सूरसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। सूरसेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। 22 मई 1930 को IRA के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया तथा 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दी गई थी। ये पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, चटगांव शस्त्रागार ढाबे से कौन संबंधित है? देखिए तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सूरसेन थे। ऑप्शन डी, इन्हें मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। बीपीएससी 2022 में ही प्रश्न बना है ये। अला निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये आपका अरविंद घोष ने किया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया है। उनका मानना था कि अंग्रेजों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए। जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते हैं तब तक उनके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। किसने का मानना था? अरविंद घोष का। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट है ये। गदर पार्टी की स्थापना ऑप्शन बी 1913 में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 1913 में सोहन सिंह भाखना के नेतृत्व में पोर्टलैंड में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना हुई। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी और पथ प्रदर्शक थे। ठीक है। अन्य सदस्यों में बात करें, रामचंद्र, बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम बीकाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा और पंडित काशीराम प्रमुख थे इसमें। अगला प्रश्न है,
गदर पार्टी छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रथम महायुद्ध का होना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर, यानी विश्व युद्ध का होना 1914 में हुआ था ये। ठीक है। स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी निष्क्रिय हो गए। 1914 में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकझोरा, उन्हें उद्वेलित किया और उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह संकट भारत के लिए के हित में है, उनके लिए एक मौका है। इस मौके का कई जगहों पर कई तरह से फायदा उठाया गया। उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारी और भारत में लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट व उनके स्वदेशी संगठनों ने इस मौके का लाभ उठाया। गदर पार्टियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पे हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कॉमन प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है ये। देखिए, गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को अमेरिका में किया गया और इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था। इसे अमेरिका एवं कनाडा में रह रहे भारतीयों के सहयोग से गठित किया गया था और इसकी पत्रिका कौन सी थी? गदर। अगला, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो ये आपको सभी को पता है, ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें कहा था। अला, स्वराज मेरा वही प्रश्न है, तो ये आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी? तो आपका सी राजगोपालाचारी ने कहा था। ये ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखा? इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसकी है? तो आपका सी आर दास की है। ऑप्शन सी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी किसकी है? ये चित्तरंजन दास की है। अगला प्रश्न, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट है। अनहैप्पी इंडिया किसकी पुस्तक? तो लाला लाजपत राय की पुस्तक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय हैं। बाल गंगाधर तिलक के कौन सा? आपका केसरी तथा मराठा पत्रिका थी। और एनी बेसेंट की कौन सी? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। ये सारे ध्यान रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1906 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, उसकी अध्यक्षता किसने? ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना, ऑप्शन डी, नवाब सलीमुल्लाह खान। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाए। देखिए, इसके बारे में डिटेल देखते हैं तो ये प्रश्न आपको समझ में आएगा, क्योंकि आगा खान भी जो है इसमें जुड़े हुए थे। देखते हैं, अक्टूबर 1906 में आगा खान के नेतृत्व में मुसलमानों के शिमला प्रतिनिधिमंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो। इसी विचार के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन के दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों के संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया। 56 सदस्यीय अस्थायी समिति का चयन किया गया और मोहसिन उल मुल्क तथा वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किया गया। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया और आगा खां इसके क्या थे? प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। देखिए, विकल्प में इन तीनों नामों के रहने या इनमें से दो नाम रहने पर संस्थापक के रूप में चयन की वरीयता क्रम। देखिए, अगर ये देखिए तीनों जुड़े थे, मोहसिन उल मुल्क, आगा खान और सलीमुल्लाह खान, लेकिन अगर क्रम पूछा जाए, अगर इन सबका दिया है तो सबसे पहले आप सलीमुल्लाह खान को चुनेंगे, अगर ये नहीं दिया तो आगा खान को, तभी अगर नहीं दिया हो तो ये इनको चुनेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों की शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। किसकी प्रार्थना? ऑप्शन ए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग की। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस अधिवेशन ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का प्रारंभ किया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। इसमें पृथक निर्वाचक मंडल की बात कही गई थी, जिसे आप मार्लो मिंटो सुधार भी कहते हैं। 1909 इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग के स्थापना में नहीं था? होम रूल लीग की स्थापना में किसका योगदान नहीं? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टी.एस. अलकॉल्ट का नहीं था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। होम रूल की स्थापना कब हुई थी भारत में? 1916 में। देखिए, टी.एस. अलकॉल्ट होम रूल लीग से नहीं बल्कि थियोसोफिकल सोसाइटी से संबद्ध थे। तिलक ने अप्रैल 1916 और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग प्रारंभ किया।
तिलक ने कब? अप्रैल 1916 में। उसके बाद सितंबर में एनी बेसेंट ने। और एम सुब्रमण्यम अय्यर भी एनी बेसेंट की होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना से संबद्ध थे। आगे बढ़ते हैं। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो इस आप सभी को पता है, कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था कब? 1916 में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? तो ये नियुक्त किया था आपका 1917 में। ठीक है, शिक्षा में सुधार हेतु जो है सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब? 1917 में। ये ध्यान रखिएगा। एक और आप ध्यान रखिएगा, विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया था? तो ये आपका 1909 में आया था। ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिएगा। अला होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। किसने? होम रूल आंदोलन ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? यानी बंगाल विभाजन की बात कर रहा है यहाँ पे। तो इसके विरोध में कौन सा? आपका ऑप्शन सी, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब? 7 अगस्त 1905 को हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? इसकी घोषणा 19 जुलाई को की गई थी, या 20 जुलाई कहीं के मिलता? 1905 में। किसने किया था? कर्जन ने किया था। सभी को पता होगा, इंपॉर्टेंट है ये। और इसे रद्द कब किया गया था? तो 1916 में इसे रद्द किया गया था। 1911 में इसे दिल्ली दरबार में रद्द किया गया था। और ये प्रभावी कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को यह प्रभावी हो गया था। और उस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। किसने? और रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसे इस दिन जो है राखी दिवस के रूप में मनाया गया था। ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? ये कई बार पूछा है प्रश्न। तो आपका प्यारे लाल थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? आप सभी को पता होगा, बहुत कॉमन प्रश्न है। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ था? ये आपका 1917 में हुआ था। इसके बारे में डिटेल देखते हैं, इससे कई सारे प्रश्न बनते हैं। दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटने के बाद महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में 1917 में किया। चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल के ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और उनसे चंपारण आने का आग्रह किया। किनके बुलावे पे गए थे पूछा जाता है? तो राजकुमार शुक्ल के बुलावे पे गए थे। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बनाम मालिकों के चंपारण किसानों से एक अनुबंध के आधार पर वह विनिश्चित करा लिया था कि उन्हें अपनी जमीन के 3/20वें भूभाग पर नील की खेती करना अनिवार्य है, जिसे तिनकठिया पद्धति कहा जाता है। तिनकठिया पद्धति जो है कहा जाता है था। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान एवं अन्य गैर कानूनी करों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। किसानों ने इसी उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया। बस इसका ध्यान रखिएगा, किसके विरोध में? तिनकठिया पद्धति के विरोध में। और 1917 में किसके बुलावे पे? राजकुमार शुक्ल के बुलावे पे। बस इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? गांधी जी ने पढ़ाई किस कॉलेज में? तो ऑप्शन ए सामल दास कॉलेज भावनगर में। देखिए 2020 में ऐसे प्रश्न बने हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में संपन्न हुई। इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल से प्राप्त की थी। इसके उपरांत उन्होंने भावनगर स्थित सामल दास आर्ट कॉलेज में अपना नामांकन करवाया। इसके उपरांत उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से क्या की लॉ की पढ़ाई पूरी की थी। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया? तो ये वही चंपारण आंदोलन था 1917 में। इसमें गांधी जी ने पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण के तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो ये आपका राजकुमार शुक्ल के बुलावे पे गए थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया? वही प्रश्न है, देखिए कॉमन प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है। तो राजकुमार शुक्ल। अगला है, चंपारण के इंडिगो के किसानों की दशा
की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? इंडिको मतलब नील की खेती जो करते थे किसान। तो ये आपका ऑप्शन डी राजकुमार शुक्ल ने किया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ? तो वही प्रश्न है बार बार, चंपारण में। देखिए कॉमन प्रश्न है इसलिए बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में कौन सा स्थान गांधी जी ने के स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो चंपारण। आगे बढ़ते हैं, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो गांधी जी थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो यानी नील की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया था, इसकी रचना किसने की थी? तो आपका दीन बंधु मित्र की रचना थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाटक है ये, और 1857 के विद्रोह के ठीक बाद नील विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? आपका 1859-60 में यह विद्रोह हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? 1763 से 1800 में। संथाल आपका 1855 से 56 में तथा पाबना उपद्रव कब हुआ था? 1873 से 76 तक यह चला था, और इसका जो उल्लेख मिलता है आपका इसी में मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? किसमें नहीं भाग लिया था? आपका वाईकोम सत्याग्रह में। ऑप्शन सी, वाईकोम के मध्य प्रदेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, जबकि खेड़ा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व स्वयं गांधी जी ने किया था। अगला प्रश्न है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, रेवंड चार्ली एंड्रूज। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चार्ल्स एंड्रूज, चार्ल्स एंड्रूज को और किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें दीन बंधु के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इन्हें दीन बंधु के नाम से किसे? तो चार्ल्स एंड्रूज को जाना जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन सी, गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना, यही आपका अंत्योदय कार्यक्रम कहलाता है। अगला प्रश्न है, 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? आपका ऑप्शन बी, औद्योगिक कर्मी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद की एक कॉटन टेक्सटाइल मिल में मालिक और मजदूरों के बीच बोनस बढ़ाने के लेकर चल रहे विवाद में हस्तक्षेप करना था। यह विवाद प्लेग बोनस को लेकर था। प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे, जबकि मजदूर इसे बरकरार रखना चाहते थे। ठीक है, इस और जिसमें आपका गांधी जी ने घोषणा की मजदूरों को 35% बोनस मिलना चाहिए। मिल मालिकों द्वारा गठित ट्रिब्यूनल ने इसको मान लिया था। यह आपका 1918 में हुआ था। अलाप्शन, निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए? ये आपका ऑप्शन बी, जमनालाल बजाज। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाए। सेठ जमनालाल बजाज गांधी जी के निकट सहयोगी में से थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे। वह वर्ष 1930 में जेल भी गए। वह ब्रिटिश सरकार द्वारा राय बहादुर की पदवी त्याग कर 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिए थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? इंपॉर्टेंट है, तो आपका ऑप्शन बी, चंपारण, सभी को पता है। अगला प्रश्न, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा? तो 3 कठिया प्रणाली पर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3/20 भाग पर जो है नील की खेती करना अनिवार्य था। अगला प्रश्न है, बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? यही आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 3/20। अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन में से कौन संबंधित नहीं था? आपका जयप्रकाश नारायण जो है इससे संबंधित नहीं थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। 1917 में चंपारण सत्याग्रह में से कौन संबंधित नहीं? देखिए एक ऑप्शन डी, राम मनोहर लोहिया। ये सब प्रश्न बनते हैं तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने? इंपॉर्टेंट है, टिक लगाइएगा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र के अध्यक्ष कौन? ऑप्शन ए, स्वामी सहजानंद थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई। कब? 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के लड़ाकू संस्थापक
स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश में किसान आंदोलन के अगुवा तथा कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान एनजी रंगा महासचिव। ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष कौन? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, और इसके महासचिव कौन? एनजी रंगा थे। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? एनजी रंगा ने किया था। अगला प्रश्न है, बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1920 में। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। एम एन जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा तथा लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस या अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना बंबई में 31 अक्टूबर 1920 को हुई। ध्यान रखिएगा, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपका लाला लाजपत राय पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसके पहले महासचिव कौन? दीवान चमन लाल इसके जो है क्या थे? प्रथम महासचिव थे। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, वही प्रश्न है 1920 में लाला लाजपत राय। आगे बढ़ते हैं, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन थे? तो ये आपका कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले थे आपका एम.एन. रॉय जी थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाए। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में व्लादिमीर लेनिन और रूसी पार्टी द्वारा की गई थी। एम.एन. रॉय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य भी बने थे, और ये करने वाले पहले भारतीय थे ये। अगला प्रश्न, भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस वर्ष किया गया? इंपॉर्टेंट है, भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन कब? ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा इस पद का क्या किया गया था? सृजन किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य, इंपॉर्टेंट है, रॉलेट एक्ट का भारतीय ने विरोध किया था क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? ऑप्शन ए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना था। ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद से पास हुआ विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया, जिसके अनुसार अंग्रेजी सरकार जिसे चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इस कानून द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित किया गया, नहीं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को इसके द्वारा सीमित किया गया था। अगला प्रश्न, जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में? तो आपका ऑप्शन बी, रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में यह हुआ था। अखिल भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह था। रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में, मार्च 1919 में लागू किया गया था, जिसके विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल कराया था। जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में लेफ्टिनेंट जनरल डायर ने नरसंहार कराया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में, और इसी के विरोध में रॉलेट एक्ट जो आया था, इसी के विरोध में वहां पे लोग इकट्ठा हुए थे। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट भारत में लागू हुआ थे, कब लागू हुआ था? तो मार्च 1919 में लागू हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसे गांधी जी ने काला कानून की संज्ञा दी थी, और इसे और क्या कहा जाता था? इसे बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा गया, ये पूछा जाता है ये। ठीक है, रॉलेट एक्ट को कहा गया था ये। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो क्यों जमा हुए थे? तो ऑप्शन बी, किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन के लिए। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, रॉलेट एक्ट के बढ़ते विरोध को देखते हुए सरकार ने गांधी जी के तथा कुछ अन्य नेताओं के पंजाब के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे वहां की जनता आक्रोश बढ़ गया। यह आक्रोश तब और बढ़ गया जब पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी थी? तो नाइटहुड की उपाधि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसकी वजह से? ऑप्शन सी, जालियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है ये। आगे बढ़ते हैं। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया। तो वो किसने मारा था? ऑप्शन डी, ऊधम सिंह ने मारा था 13 मार्च 1940 को। देखते हैं, मार्च 1940 में पंजाब
के क्रांतिकारी नेता ऊधम सिंह ने जालियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल फ्रांसिस ओडायर की लंदन में हत्या कर दी थी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड दे दिया गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो ऑप्शन बी, जालियांवाला बाग त्रासदी से 13 अप्रैल को हुआ था ये। आगे बढ़ते हैं, अमृतसर में जालियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ। तो ऑप्शन बी, 13 अप्रैल 1919 में वही है। आगे बढ़ते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को किसने मारा था? तो अभी हमने पढ़ा, तो ऊधम सिंह ने मारा था मार्च 1940 में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? कि किसने देखा था? ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने देखा था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह किस शहर में हुआ था? तो यह हुआ था आपका इलाहाबाद में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, इलाहाबाद में हुआ था ये। आगे बढ़ते हैं, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई थी। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। तो उस प्रदेश, किस प्रदेश में? तो बिहार में किया गया था। ये पूछा जाता है कई बार, बिहार से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? खिलाफत आंदोलन जो हुआ था उसका समर्थन महात्मा गांधी ने क्यों किया? ऑप्शन बी, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? असहयोग आंदोलन किस वर्ष? आप सभी को पता होगा, ऑप्शन सी, 1920 को यह प्रारंभ किया गया था। इंपॉर्टेंट है, वर्ष 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पास हुए असहयोग संबंधी प्रस्ताव दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई। फलस्वरूप 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? अभी हमने पढ़ा 1920 में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? किस क्षेत्र पूछ रहा है, तो आपका ये थे कहां से? छपरा से थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपने हिमालय जैसी भूल बताई? किस घटना के बाद? तो आपका ये जो चौरी चौरा कांड हुआ था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है जहां 4 फरवरी 1922, डेट ध्यान रखिएगा, को आंदोलनकारियों की भीड़ ने ब्रिटिश शासन की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी, जिसमें 23 पुलिस कर्मचारी जिंदा जलकर मर गए थे। गांधी जी ने इस घटना की निंदा की तथा असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। गांधी जी ने इस घटना को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। देखिए, और वापस कब लिया था असहयोग आंदोलन को? 12 फरवरी 1922 को लिया था वापस। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन बचे? ये पूछा गया है प्रश्न कई बार। तो ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, 1921 के मोपला आंदोलन की जो शाखा थी, 1921 में मोपला आंदोलन कहाँ पे? केरल में हुआ था। कि शाखा? ऑप्शन ए, खिलाफत आंदोलन की शाखा थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि यह होगा ऑप्शन सी, उनका मानना था कि अंग्रेजों को हराने का तरीका गांधी जी को पता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, साराबंदी आंदोलन। देखिए, साराबंदी आंदोलन ये आपका 1922 में नहीं हुआ था, ये आपका 1928 में हुआ था। किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। गुजरात के सूरत जिले में स्थित बारदोली वर्ष 1928 के बाद राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था। बारदोली के मेड़ता बंधुओं यानी कल्याण जी और कुंवर जी
तथा दयालजी देसाई ने किसानों के समर्थन में 1928 से आंदोलन चलाया। बाद में इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। पटेल के नेतृत्व में ही वर्ष 1928 में कोई कर नहीं यानी सारा बंदी आंदोलन चलाया गया। ज्ञातव्य है कि कर न अदायगी का आंदोलन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान वर्ष 1922 में बारदोली से चलाने का विचार बनाया था, लेकिन चौरी चौरा की घटना के कारण यह योजना स्थगित कर दी गई थी। ठीक है, बिहार लोक सेवा आयोग ने जो है ये गलत दे दिया था, 1928 की जगह 1922 लिख दिया था। अगला प्रश्न 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? अभी मैंने बताया केरल में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया? तो चौरी चौरा कांड की वजह से 4 फरवरी 1922 में हुआ था। ये गोरखपुर में है, कहीं कहीं आपको 5 फरवरी भी देखने को मिलता है। और वापस कब लिया था? 12 फरवरी 1922 को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। क्रम पूछ रहा है। देखा, चौरी चौरा कांड में पुलिस की गोली कांड, ठीक है, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जाना पहले, ठीक है। उसके बाद ये भी उसके बाद क्रम है, और गांधी जोरा आंदोलन का स्थगन ये भी सही है, और गांधी जी की गिरफ्तारी ये भी सही है। देखिए यही क्रम है आपका। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में कांग्रेस और खिलाफत का एक जुलूस निकला। कुछ पुलिस वालों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। परिणाम स्वरूप जुलूस में शामिल एक जत्थे ने पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस ने गोली चलाई, फलता भीड़ उत्तेजित हो गई। पुलिस जनता पर हमला बोल दिया। सिपाही भागकर थाने में घुसे तो भीड़ ने थाने में आग लगा दी थी। और इस घटना की खबर जब गांधी जी को मिला तो उन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया था 12 फरवरी को। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। और गांधी जी को गिरफ्तार कब किया गया था? 10 मार्च 1922 को उन्हें गिरफ्तार कर 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? लॉर्ड सिन्हा पूरा नाम सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार उड़ीसा से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? 1923 से 1928 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन बी, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। इसके बाद आपका क्रांतिकारी गतिविधियां फिर से चालू हो गई थी। आगे बढ़ते हैं हम। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। स्वराज पार्टी की स्थापना किसके असफलता के बाद? थी आपका असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसकी स्थापना किसने की थी? तो जनवरी 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? CR दास, और मोतीलाल नेहरू जो है इसके क्या थे? महासचिव थे। ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिएगा। स्वराज दल की स्थापना किसने? तो मोतीलाल चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने। ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन, वही प्रश्न है। ऑप्शन सी, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न, स्वराज पार्टी का गठन डैश की असफलता के बाद? तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद। देखिए सब कॉमन प्रश्न है, अक्सर पूछे जाते हैं ये सब। अगला प्रश्न, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 में जो गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष जो भी अधिवेशन है उससे प्रश्न बनता है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, चित्तरंजन दास थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अभी हमने पढ़ा चित्तरंजन दास थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? तो यह आपका सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था। इंपॉर्टेंट है ये। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था कब? आपका ऑप्शन बी, 1928 में आया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, वर्ष 1919 के एक्ट में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान था। आयोग को यह देखना था कि यह अधिनियम व्यवहार में कहाँ तक सफल रहा तथा उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की स्थिति में है।
किंतु ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार ने इसकी समीक्षा हेतु 2 वर्ष पूर्व ही 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। ठीक है, इसमें कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य, और 7 सदस्य जो इसमें क्या थे? अंग्रेज थे। इसलिए इसे स्वायत्त कमीशन के नाम से भी जाना जाता है और इसलिए जो है इसका विरोध हुआ था। ठीक है, और ये भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को यह बंबई पहुंचा था। अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था नेहरू रिपोर्ट। तो आपका 1928 में किसने तैयार किया था? मोतीलाल नेहरू ने। और इसका विषय क्या था? भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया। इंपॉर्टेंट है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन में हुआ था वहां पारित किया गया था। ऑप्शन बी 1929 में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है ये। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया जैसे ही 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि का घंटा बजा। कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता झंडा फहराया। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस, याद ध्यान रखिएगा, के रूप में मनाया जाएगा। 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। जब आज़ाद हो गया, कब? 15 अगस्त को, तो उस दिन स्वतंत्रता दिवस हो गया। और इसको याद रखने के लिए 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू किया गया, इसी के दिन को याद रखने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्ष 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया था? अभी हमने पढ़ा, कब किया गया था? 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। और इसको याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। अगला है, 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? तो ये आपका ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? समाजवाद का समर्थक कौन था जो 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंक देना चाहता था? ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी? 1921 में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किसने? ऑप्शन डी मौलाना हसरत मोहानी ने। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 1921 के अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की। इस अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलाना हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई, किंतु महात्मा गांधी इस मांग के पक्षधर नहीं थे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आगे बढ़ते हैं। दांडी यात्रा की गई थी। इंपॉर्टेंट है, दांडी यात्रा कब? 1930 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू किया था। उन्होंने साबरमती आश्रम से 80 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया। नमक कानून तोड़कर औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया था। ये ध्यान रखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया। तमिलनाडु में गांधी नेता सी राजगोपालाचारी ने तिरुचेंगुड़ आश्रम से त्रिचुरापल्ली के वेदारणन तक नमक यात्रा की थी। ठीक है, ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिएगा। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। ठीक, अगला है 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? सभी को पता है, साबरमती से। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो आपका चौकीदार कर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो आपका कितने दिन? 24 दिन। ऑप्शन सी। अगला
29 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? इंपॉर्टेंट है, खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित? ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्तरी पश्चिमी सीमा में खान अब्दुल गफ्फार खान ने के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया। इन्हें लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों को राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन के लिए संगठित किया। देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है, सीमांत गांधी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अला बेगूसराय के चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, तो यह किसका हिस्सा? तो ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये अलाप्स ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, तो ऑप्शन ए रचनात्मक कार्यक्रम को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी ने रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया। अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजन उत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटाने का निश्चय किया। सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की और हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। इंपॉर्टेंट है, हरिजन पत्रिका महात्मा गांधी जी की थी। अलाप्स ने निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? जो लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें भाग किसने? ऑप्शन ए मौलाना मोहम्मद अली ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। राजनीतिक संगठनों ने साइमन कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे। ब्रिटिश सरकार ने निराशा एवं असंतोष के वातावरण में नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन में कुल आपका 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। भाग लेने वाले में कौन थे? आपका तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खां, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, M.R. जयकर, मुंजे भीमराव अंबेडकर जी इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? तो आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉमन प्रश्न है, देखिए कई बार प्रश्न बना है तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? 1932 में कौन सा गोलमेज सम्मेलन? आपका तीसरा गोलमेज सम्मेलन। देखिए पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 को पहला हुआ था। दूसरे की बात करें, दूसरा 7 सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक आपका दूसरा हुआ था। और तीसरा 17 नवंबर 1932 से 24 सितंबर 1932 तक चला था। और तीनों में किसने भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अगर पूछा था गांधी जी ने किस में भाग लिया था, तो दूसरे में लिया था। अला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? तो हो जाएगा आपका प्रथम में भाग नहीं लिया था, तीसरे में भाग नहीं लिया था, दूसरे में आपका कांग्रेस की तरफ से गांधी जी गए थे। ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिएगा। अगला ऑप्शन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो आपका सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर असफल था, ये दूसरा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ, जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह से असफल रहा। दलित नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा की मांग की, जिसमें गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया था। अंततः सांप्रदायिक गतिरोध के कारण सम्मेलन 1 दिसंबर 1931 को समाप्त घोषित कर दिया गया। अलाप्स ने महात्मा गांधी सितंबर 1931 में खाली हाथ कहां से भारत लौटे थे? तो आपका लंदन से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्होंने जब भारत पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था, यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था मैंने उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। अलाप्स ने गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये भूमिका किसने निभाई थी? ऑप्शन सी तेज बहादुर सप्रू ने। गांधी इरविन समझौता कब? 5 मार्च 1931 को। अगला प्रश्न,
5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन समझौता हुआ? तो गांधी इरविन समझौता। अगला है अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। ठीक ऑप्शन डी अछूतों के लिए, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? देखिए इंपॉर्टेंट है, सांप्रदायिक अवार्ड में कितनी सीटें दलितों के लिए? तो आपका 71 सीटें। और दलित जो ये पूना पैक्ट हुआ था 1932 में, उसमें कितनी सीट? 147 सीट। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व करना, आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था ये? आपका 24 सितंबर 1932 को पूना में गांधी जी तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों वर्ग के लिए 147 सीटों को आरक्षण दिया गया था इसमें। और जबकि सांप्रदायिक अधिनिर्णय में केवल 71 सीटों की बात की गई थी, बढ़ा दिया गया था उसके बाद। अला बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? बहिष्कृत भारत जनरल किसने? ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। बहिष्कृत भारत जनरल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शुरू किया था। इन्होंने जुलाई 1924 में बंबई में बहिष्कृत हितकारी सभा नामक एक संस्था भी बनाई थी। अला है अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति बनाई थी? तो ऑप्शन ए कार्यकारिणी कमेटी 1937 में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? ये किसके लिए कहा था इन्होंने? आपका 1935 के अधिनियम के लिए कहा था। ठीक है। अगला फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया था? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ था? किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई इसका करेक्ट आंसर। इसमें आपका स्वामी सहजानंद भी थे, राहुल सांकृत्यायन भी थे, कार्यानंद शर्मा भी थे और यदुनंदन शर्मा भी थे। ऑप्शन ई इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक आपका पटना में हुई थी। ऑप्शन सी 1934 में पटना में कांग्रेस महासमिति की बैठक के समय ही इन सदस्यों की एक अलग बैठक हुई, जिसमें अखिल भारतीय समाजवादी दल की स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गई थी। अगला है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो आप पढ़ चुके हैं 1936 में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसके अध्यक्ष कौन? स्वामी सहजानंद सरस्वती। महासचिव कौन? एन.जी. रंगा। अला 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे? तो आपका अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती। महासचिव पूछे तो एम.जी. रंगा। अला वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ? तो अभी हमने पढ़ा लखनऊ में। ऑप्शन सी। अला स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। तो आपका ऑप्शन ए उनकी मृत्यु से ठीक पहले। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा वर्ष 1936 में किया गया था। वर्ष 1949 मृत्यु के कुछ समय पूर्व सहजानंद ने ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा का गठन किया था। इस संगठन की मूलभूत मांग भूमि, जलमार्ग, ऊर्जा और संपत्ति के सभी स्रोतों का क्या राष्ट्रीयकरण करना था। अगला प्रश्न है, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? जो इसकी स्थापना 1920 में, इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। पढ़ चुके हैं हम। आगे बढ़ते हैं। ट्रेड यूनियन कांग्रेस के क्रांतिकारियों का चरण का समय था। ये समय था आपका 1926 से लेकर 1939 तक। ट्रेड यूनियन कांग्रेस के क्रांतिकारी चरण का समय 1926 से 1939 तक माना जाता है। इस दौरान एम.एन. रॉय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद ए डांगे, शौकत उस्मानी आदि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता थे। अगला है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। कब? इस पढ़ चुके हैं 1934 में पहली बैठक हुई थी पटना में। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो ये आपका कांग्रेस समाजवादी से। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसकी स्थापना 1934 में हुई थी पटना में। संस्थापक कौन थे इसके? आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण। अन्य सदस्य में आपका अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रमदास, यूसुफ मेहराले, गंगा शरण सिंह तथा कमला देवी चट्टोपाध्याय थी इसमें।
अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे? अभी हमने पढ़ा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अला बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। वर्ष 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र आदि ने किया था। अला जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? इन्हें लोकनायक कहा जाता था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से तो आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। देखिए जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अब्दुल आसफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया था। इन्होंने 5 जून 1974 को पटना में के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। वर्ष 1998 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही प्रश्न। आपकी वीडियो कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।